सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चलिए, तो कल हम लोग पढ़े थे कि अगर वर्ब के बाद सुन लो, अगर वर्ब के बाद क्या है, वर्ब के बाद अगर रिफ्लेक्सी आता है तो सब्जेक्ट पर प्रभाव करता है, और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो किसी और पर प्रभाव डालता है। दो बात हुआ। यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है कि रिफ्लेक्सिव को हम क्या बना रहे हैं, एम्पैथी। तो अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किसको डाल देंगे, एम्पैथी को नहीं डाल देंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किसको डाल देंगे, रिफ्लेक्सिव को। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किसको डाल देंगे, देखो सब्जेक्ट और ये वर्ब और बीच में क्या, एम्पैथी क्या है, ये एम्पैथी क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसको डाल दिए हम, यहाँ पर हम किसको डाल रहे हैं, बोलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डाल देते तो किस तरह से होता है, किस तरह से, एम्पैथिक तरह। फिर से सुनो, अगर वर्ब के बाद आता है रिफ्लेक्सिव तो उस प्रभाव किस पर डालता है, अगर वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस तो वो प्रभाव किस पर डालता है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है तो वो किसकी बात करता है, तीन बात क्लियर हुआ। स्टेटमेंट 1, वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव आएगा प्रभाव, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिफ्लेक्सिव आएगा तो कैसे काम करेगा, अब ध्यान दो। I do myself this work, वर्ब के बाद आया है ना, तो वर्ब के बाद आएगा तो क्या कहलाएगा, वर्ब के बाद अगर रिफ्लेक्सिव आता है बाबू तो वो क्या बताओ, उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। अगर वर्ब के बाद आता है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, इसका मतलब यहाँ किसको प्रभावित कर रहा है, यहाँ बताओ ये क्या है, ये क्या है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिफ्लेक्सिव आता है तो किसका काम करता है, यहाँ माई सेल्फ किसकी काम कर रहा है, बोलो जल्दी, एम्पैथी प्रो। यहाँ पर क्या आ जाओ, क्या एक बात बताओ, क्या यहाँ पर जो सेंटेंस का मीनिंग है वहाँ पर भी होगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है इस पर, यहाँ पर प्रभाव इस पर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रभाव नहीं कर रहा बल्कि यहाँ पर सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट पर जोर डाल रहा है। प्रभावित करना जोर डालना अंतर है। यहाँ सब मतलब कि अगर कोई भी काम करता है तो उसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, और ये कुछ भी काम करे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर क्या जोर। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, इस काम को हमें ही यानी स्वयं को ही करना पड़ेगा। मतलब इसमें इस वर्ड को बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आवाज पर जोर देना पड़ेगा। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, जोर देना। क्या होता है, जोर देना। क्या होता है, जोर देना। तो यहाँ पर क्या करके दोगे, इस सेंटेंस का बताओगे अगर मीनिंग तो जोर दे करके। और यहाँ पर क्या जोर देकर, क्योंकि यहाँ कैसे आ रहा है, रिफ्लेक्स का मतलब आराम से इसका जवाब रिलैक्स होके दो। और यहाँ क्या एम्पैथी मतलब एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब क्या होता है, जोर देना। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या उत्पन्न करेगा, जोर उत्पन्न करेगा। यहाँ पर सेंटेंस में जोर उत्पन्न करेगा। फिर से सुनो, क्या बताएं कि अगर वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव आता है तो प्रभावित करेगा सब्जेक्ट को, मरेगा बचेगा कुछ भी होगा सब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्टिव केस आता है तो सब्जेक्ट को कुछ नहीं होगा किसी और। अगर वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में किसका प्रयोग कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव का, तो वो प्रभावित नहीं करेगा। अर्थात प्रभावित ना करके क्या करेगा, उस पर उस चीज को करने के लिए जोर डालेगा, यानी उसको पुश करेगा कि आपको एक काम करना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, आप 100 बार मना करोगे तो आपको 100 बार हाँ कहाया जाए। तो यहाँ पर जोर दिया जाएगा। जैसे कैसे होता है जोर, समझते हो। एक बार आपको बोले पढ़ो पढ़ो पढ़ो,
10 बार बोले। अब एक बार तुम्हें पढ़ना ही होगा, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, आप अब इस चीज को इनकार नहीं कर सकते हो, आपके पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। तो इम्पैथिक रिफ्लेक्सिव कब होता है, इम्पैथी रिफ्लेक्सिव कब होता है, ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? कल पढ़े थे रिफ्लेक्सिव के किसके साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। आज पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव किसके साथ, इम्पैथिक होने के लिए रिफ्लेक्सिव को कहाँ आना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव को इम्पैथी होने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, इसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। क्लियर हुआ? चलो इसको लिखो। अब बाकी इसको ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे कहाँ पर, देयर आर टू प्लेसमेंट एंड एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव। पहला कब, नाउन के पहले, और दूसरा कब, टू बी वर्ब फॉर्म के बाद। टू बी वर्ब फॉर्म के बाद, टू बी वर्ब फॉर्म के बाद बहुत चीज आता है। देखो एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी, और V3 भी आ सकता है, और V4। नाउन को प्रोनाउन का ही रूप होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का प्लेसमेंट दो तरीके से होता है ना। एडजेक्टिव नाउन के पहले आ सकता है, टू बी वर्ब फॉर्म के बाद। टू बी वर्ब फॉर्म के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है। नाउन के पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। क्लियर? अब हम पूछने वाले हैं, क्या पूछने वाले भी बताएंगे नहीं, क्योंकि तू तुरंत खोल के दिखेगा, ठीक है। तो पहले आप लिख लो, इतना लिख के बाद एडजेक्टिव आता है तो टू बी वर्ब क्या कहलाएगा, नाउन आता तभी क्या कहलाएगा, लेकिन इसके बाद V3 आता तो क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। इसके बाद V4 आता क्या कहलाएगा, V4 मेन वर्ब। लेकिन अगर ये नहीं आता इसके पहले, नहीं भी लिख करा था, हाँ हो गया, खाली 1 मिनट लगता है, पूरा नहीं समझाता है। अथी है ना वीडियो काट के करते। तो क्लियर हो गया ना? एग्जाम्पल ले आप, चल एग्जाम्पल लेते हैं। सब एग्जाम्पल में ये बताएगा मुझे कि कौन एडजेक्टिव है, कौन मतलब एडजेक्टिव नाउन V3 V4 का चुनाव करना है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, ही मे बी पुअर, ही मे बी पुअर। दूसरा लिखा जाए तो बोलना रही, ही इज राम। आगे बोलो रे, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज दिस वर्क है, हिज वर्क, हिज वर्क। आगे बोलो, दिस वर्क है, दिस वर्क। आगे बोलो, दिस वर्क हैज बीन डन। आगे बोलो, A tiger is being killed. A tiger is being killed. और है, He has been poor. he has Been poor. been poor। और लिखे, Yes, sir. हाँ, He बोलो। is being poor. he is Being poor. being poor, He is honest. he is ऑनेस्ट, honest। चलो जल्दी लिखो इसको और सब पहचानो। एडजेक्टिव वर्ब 3 वर्ब 4 है ना, नाउन। दिस वर्क हैज बीन डन, दिस वर्क हैज बीन डन, है ना। हट जाते हैं, बोले यही थे ना, क्या बोले थे कि नाउन के पहले टू बी वर्ब के बाद क्या, एडजेक्टिव नाउन वर्ब 3 वर्ब 4। ये बताओ क्या टू बी वर्ब फॉर्म है, ये टू बी वर्ब है, नहीं होता है, अरे V1 में आता है। तो इसके बाद क्या क्या हो सकता है, तो ये क्या है, क्या है, एडजेक्टिव। अब बताओ ये क्या है, टू बी वर्ब है, तो टू बी वर्ब के बाद ये क्या है, तो ये भी सही है। ये क्या है, हाँ लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हो, तो हम बोलो कि लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हो आप इसको, है ना। ये क्या है बाबू, ये क्या है, टू बी वर्ब। अगर टू बी वर्ब है तो इसके बाद V4 भी आता है, V4 भी आता है, आता है जी।
बोलो V4 भी आता है। अब बताओ दिस वर्क हैज बीन, बीन क्या है? बीन किसका टू बी वर्ब है। बीन क्या है? अच्छा किस में आता है? V1 में, V2 में, V3 में है। तो बताओ इसके बाद आने वाला ही क्या है? क्यों? क्योंकि बीन के बाद क्या, बीन के जो है उसके बाद V3 V4 नाउन ये सब कुछ आ सकता है, तो V3 तो आ सकता है। ये बीन किस में आता है? हाँ? तो उसके बाद V4 में आता है। तो ये क्या है? ये नहीं है एक प्रकार का टू बी वर्ब। टू बी वर्ब के बाद क्या आ सकता है? एडजेक्टिव नाउन V3 V4। तो ये क्या है? V3 ना है। बोलो बीन क्या है? टू बी वर्ब है। क्या उसके बाद एडजेक्टिव आता है? बीइंग क्या है? टू बी वर्ब है। उसके बाद एडजेक्टिव आता है। इज क्या है? टू बी वर्ब है। उसके बाद एडजेक्टिव आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो क्या कि एडजेक्टिव जो होता है नाउन के पहले भी आता है, टू बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव नाउन वर्ब 3 वर्ब 4 सब आता है। ओके, टू बी वर्ब के बाद क्या क्या आना पॉसिबल है? एडजेक्टिव नाउन V3 V4, एडजेक्टिव नाउन V3 V4, एडजेक्टिव नाउन V3 V4। जल्दी इसको क्लियर करो, आगे बढ़ो।